मेरा नाम कुशाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक होटल के इस कॉन्फ्रेंस रूम में लिखा जा रहा होगा। वहीं जहां मेरी सांसें बार बार सीने में अटक रही थी, हाथ बार बार पसीने से भीग रहे थे और दिल को तो जैसे सीने की कैद तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। मैं पिछले कई महीनों से हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, हर वो दर्द जहां से मेरे डूबते कारोबार को सहारा मिलने की उम्मीद हो। दिन रात कॉल्स, मेल्स और अपॉइंटमेंट्स, और इन सब के बीच जब मल्होत्रा इंडस्ट्री के नाम का फोन आया, तो मुझे कुछ लम्हों के लिए यही लगा कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज वही कंपनी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े बिजनेसमैन इज्जत से खड़े हो जाते हैं, और अब वो मुझे सुनने के लिए तैयार थे। मैंने फोन बंद करके आंखें बंद की और प्रार्थना की। दिल ही दिल में ऊपर वाले से कहा कि बस एक बार मौका दे दो, मैं खुद को तैयार कर लूंगा। मीटिंग शाम 4 बजे की थी, लेकिन मैं 3:30 बजे ही होटल पहुंच गया था। और मैं जल्दी पहुंचने वालों में से नहीं था, लेकिन उस दिन कुछ और ही कंडीशन थी। 4 बजे का समय गुजरते ही हमें मीटिंग रूम की तरफ बुलाया गया था। अंदर दाखिल हुआ तो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम था, जिसमें 10-12 लोग पहले से ही बैठे हुए थे। मैं खामोशी से कुर्सी खींचकर बैठ गया। वहां खामोशी छाई हुई थी। 10 मिनट गुजर चुके थे। हर कोई दरवाजे की तरफ नजर जमाकर बैठा हुआ था कि कब वो लोग आएंगे जिनके एक फैसले से हमारी किस्मत बदल सकती थी। फिर दरवाजा खुला, एकदम जैसे कमरे में सबकी सांसें थम गई हों। वो अंदर दाखिल हुई, काले रंग की जीन्स और वाइट कलर की शर्ट में। उसके बाल कंधों से नीचे आ रहे थे। आवाज में कॉन्फिडेंस था जो किसी राजकुमारी में होता है। मैं तो उसे देखते ही शॉक्ड रह गया था। ये तो पाखी थी। मेरी आंखें यकीन करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। इतने साल गुजर चुके थे, चेहरे पर ग्लो था, एटीट्यूड और एक्सप्रेशन इसका एक नया ही रूप था, मगर ये उसकी वही आंखें थी। मेरे होठों से धीरे से निकला पाखी कि शायद खुद ही उसे सुनाई दे जाए। वो टेबल के पास खड़ी रही, बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गई और सबसे कहा कि गुड इवनिंग, सबको वेलकम। आई होप आप सब अपने प्रोजेक्ट के साथ तैयार होंगे। मैं उसे बस देखता ही रह गया। वो बोल रही थी, सीरियस और कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे बरसों से इसी काम में माहिर हो, जैसे वो वही थी जो पैदा ही इसी कुर्सी के लिए हुई हो। उसने कहा कि मेरा नाम अमृता मल्होत्रा है और मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। अमृता मल्होत्रा, मेरे दिमाग में जैसे शोर उठने लगा था। पाखी कब से अमृता मल्होत्रा बन गई? एक चौकीदार की बेटी और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज कंपनी की मालिक। ये शायद मेरी आंखें धोखा खा रही थी, लेकिन नहीं, मैं किसी भी रूप में इसको पहचान सकता था। ये वही पाखी थी, वही जिसे मैंने सालों पहले आखिरी बार तब देखा था जब वो स्कूल से वापस आ रही थी। उसने कहा, हम आज के सेशन में आप सबके बिजनेस प्रपोजल्स का इंटरव्यू लेंगे। कुछ नाम पहले से ही शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, बाकी का फैसला आज की प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। मैं बस उसकी आवाज़ सुनता रहा था। वो हर किसी को देख रही थी, उनकी फाइल्स ले रही थी, नोट्स बना रही थी, लेकिन मुझे इस तरह नज़रअंदाज कर दिया जैसे मैं वहाँ मौजूद ही नहीं हूँ। क्या वो मुझे पहचान रही थी, या पहचान कर भी अनजान बनी हुई है? उसने सामने बैठे एक लड़की से पूछा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है? मैंने हल्की सी सांस ली। मेरी बारी आती तो क्या वो मुझसे भी ऐसे ही बात करेगी? क्या वो मुझे देखकर भी कुछ महसूस नहीं करेगी? या शायद वो अब सच में अमृता बन चुकी थी और पाकी मेरी दुनिया की वो बेजरूर सी लड़की थी जो कहीं पीछे दफन हो चुकी थी। मगर मेरे दिल के किसी कोने में एक कमी अभी भी उभरी हुई थी। वो मुझे कैसे नहीं पहचान सकती थी? ये शायद उसने पहचाना है, लेकिन अब वो मुझे वो हैसियत देने को तैयार नहीं जिसे मैं खुद अपने आप को हकदार समझता था। मीटिंग चलती रही। मैं वहां बैठा रहा, खामोश, जैसे मेरी सांसों को कैद कर लिया गया हो। ये मीटिंग जो मेरे लिए एक बिजनेस का मौका थी, अब मेरे बीते हुए समय का कमरा बन चुकी थी, और मैं बीते हुए समय की तरह अपने किए के साए में खामोश बैठा हुआ था। अमृता मल्होत्रा के चेहरे पर एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस की मोहर लगी हुई थी। मुझे अब तक अपनी जगह जमी हुई महसूस हो रही थी, जैसे मैं वही इंसान हूँ जिसने कभी उसे नहीं, उस वक्त के बारे में सोचने कभी मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन शायद अब वो सब कुछ याद ही नहीं था। वो लम्हा जब मैं पहली बार खुद से बिगड़ने लगा था। मैं एक अमीर पिता का इकलौता बेटा था, वो पिता जो मुझे हर वो चीज़ दे बैठे थे जो मैंने उनसे मांगी, और बहुत कुछ वो भी जो मैंने उनसे नहीं मांगा था। मेरी जिंदगी में हर चीज़ एक फ़ोन कॉल की दूरी पर थी। मैं स्कूल से निकलते ही नए नए शौकों की तरफ ढल जाता था। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियाँ, दोस्तों के साथ पार्टी, वीकेंड पर नया क्लब और हर रात कोई नई फोटो। तब मेरी उम्र 18 साल थी। मेरे एक दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे यार, तू तो हमारा एटीएम है।
तब मैंने एक रात क्लब में सिर्फ 2 घंटे में 50,000 रुपये उड़ा दिए थे। मैंने उसे हंसते हुए जवाब दिया कि जिंदगी जीने के लिए है, बचाने के लिए नहीं, और एक और बोतल का ऑर्डर दिया था। मेरे पिता को शुरू शुरू में शायद ये सब कुछ ठीक लगता था, या उन्होंने इस सबको नजरअंदाज किया था। शायद वो समझते थे कि ये जवानी का एक दौर है, गुजर जाएगा। लेकिन वो दौर नहीं गुजरा, वो आदत बन चुका था। मेरा शेड्यूल सिर्फ 2 बातों पर ही निर्भर रहता था, दिन में सोना और रात में उड़ाना। मेरी मम्मी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो हर समय मेरी साइड लिया करती थी। अगर पापा मुझे कुछ कह भी देते तो वो बीच में आकर बात संभाल लेती थी। कहती थी कि बच्चा है, जब बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा धीरे धीरे वहशीपन में बदलता जा रहा था। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार लड़ाइयाँ भी की थी। एक बार नशे की हालत में गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी। अच्छा हुआ था कि कोई जख्मी नहीं हुआ था। लेकिन अगली सुबह मेरे पापा का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था कि बस बहुत हो गया कुशाल। वो पहली बार मुझ पर भड़के थे। उन्होंने कहा कि ये आखिरी बार है। अगर अभी भी तुम बाज नहीं आए तो खुद ही संभाल लेना आगे का अंजाम। मैंने उनकी बात सुनने के बजाय हंसी में उड़ा दी थी और कहा था कि पापा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। वो खामोश हो गए थे। लेकिन उस दिन के बाद उनकी खामोशी ने मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने मेरे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। कार्ड बेकार हो गए थे। जब मेरे पास कैश खत्म हो गया और दोस्त धीरे धीरे दूर होते गए, मैंने अपने एक मैनेजर से 5 लाख की डिमांड की। उसे कहा कि बस एक दिन की बात है, कल तक वापस कर दूंगा। वो मेरी आदतों को अच्छी तरह से जानता था, मगर डर के मारे रकम दे दी थी। 1 घंटे में वो 5 लाख रुपए एक नई पार्टी और महंगे नशे और बाहर से आई एक मशहूर डांसर पर उड़ गए थे। अगली सुबह जब मेरे पापा को ये सब पता चला तो वो किसी भी सफाई के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया था कि अब तुम्हें एक भी रुपया नहीं दिया जाएगा। अब तुम जो कर रहे हो अपनी मेहनत से करो। तुम्हारी मम्मी भी अब तुम्हारी सिफारिश नहीं करेंगी। मेरा अपने दोस्तों का साथ छूटने लगा था। पहले जो लोग मेरे साथ हर रात हंसते थे, अब फोन तक नहीं उठाते थे। मैंने कुछ पुरानी जान पहचान खंगालने की कोशिश की, मगर हर दरवाजा बंद था। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, प्लीज पापा से कहो कि बस एक बार थोड़ा सा जेब खर्च दे दिया करें, मुझे संभलने का मौका तो दें। मम्मी रोने लगी थी और कहने लगी कि बेटा, तुमने उनका दिल दुखाया है। हर बार मैंने तुम्हारे लिए उनके आगे हाथ जोड़े हैं, मगर वो कहते हैं कि अब वो थक चुके हैं। मम्मी की बात सुनकर मैं खामोशी से बाहर आ गया था। कुछ देर वहां रहा, फिर मेरी नज़र अपने घर के चौकीदार की बेटी पर पड़ी, जो स्कूल से वापस आ रही थी। उस समय वो बस एक मामूली सा लम्हा था, जैसे कई दौर एक दिन में गुजरते, मगर वो एक नई शुरुआत थी। एक दोपहर जब मैं हॉल में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, अचानक दरवाजे के पास से गुजरते हुए मेरी नज़र पाखी पर पड़ी थी। वो स्कूल से वापस आ रही थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, कंधे पर बैग, बालों में 2 चोटी और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत। उसकी उम्र तब 16 साल थी। उसे देखकर मैं कुछ देर के लिए थम गया था। वो मुझे देखकर रुक गई और नजर झुका ली, फिर दोबारा नजरें उठाईं और मुस्कुराकर तेजी से अंदर चली गई थी। मैंने कुछ लम्हे बस इसी तरह से खड़े होकर सोचा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैंने पहले भी महसूस की थी। वो खास एक्सप्रेशन दिया करती थी जो अक्सर लड़कियां छुपाने की कोशिश करती हैं। शायद वो हमेशा से मुझसे दिलचस्पी रखती थी। मैंने पहले कभी उसे अहमियत नहीं दी थी। एक चौकीदार की बेटी और मैं अमीर पिता का बेटा, दोनों का ही कोई संबंध नहीं था। मगर अब हालात कुछ और थे। मेरा घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा था। मुझे एक सहारा चाहिए था और पाखी वो मेरे लिए एक आसान शिकार थी। अगले दिन मैंने बाहर बैठकर उसे आवाज दी, पाखी इधर आओ। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि जी जी साहब जी। मैंने कहा कि नहीं, तुम मुझे सिर्फ कुशाल कहो, अब हम दोस्त हैं, ठीक है। उसने कुछ कहा नहीं, बस धीरे से मुस्कुरा दी। पहला वार हो चुका था। उस दिन के बाद मैंने उससे रोजाना बात करनी शुरू कर दी थी। कभी उसके स्कूल के बारे में पूछता था तो कभी उसके सपनों के बारे में पूछता था। मैं कहता था कि तुम बड़े होकर क्या बनोगी, तो वो हंसकर कहती थी कि मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ। मैं हंसता था और कहता था कि क्यों, बिजनेस वुमेन क्यों नहीं, तो वो शर्मा जाती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और पाखी की नजरें अब मुझसे चुराने के बजाय मुझे ढूंढने लगी थी। मैं जानता था कि वो मेरे जाल में फंस चुकी है, और यही वो लम्हा था जब मेरे दिमाग में वो ख्याल पैदा हुआ जिसे सोचकर खुद मुझे थोड़ी देर के लिए शर्म आई थी। लेकिन फिर मैंने अपने हालात को याद किया था, खाली जेब को देखा था
और वो शर्म भी कहीं दब गई थी। मैंने एक शाम पाखी से कहा कि पाखी, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, नजर झुकाकर खड़ी रही। उसके हाथों की उंगलियां आपस में उलझने लगी थी। मैंने कहा, तुम भी कुछ कहोगी या बस ऐसे ही शर्माती रहोगी? वो हल्की आवाज में कहने लगी कि मुझे भी आप अच्छे लगते हो। मैंने उससे कहा कि चलो कहीं चलते हैं, तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि कहाँ? मैंने कहा कि सरप्राइज है, तुम्हें पसंद आएगा। और फिर वो मान गई। मुझे उसके मान जाने पर हैरानी नहीं हुई थी। मैंने पहले ही अपने दो दोस्तों से बात कर ली थी। उन्होंने शहर के एक कोठे का बंदोबस्त कर दिया था जहां ऐसे मामलात कारोबार थे। वहां के मालिक से डील तय हो गई थी। कीमत भी अच्छी थी और उस आदमी को बस कच्ची उम्र की लड़की चाहिए थी। जब पाखी मेरे साथ गाड़ी में बैठी, उसकी आंखों में सपने थे, सवाल नहीं। रास्ते भर वो बस मुझे देखती रही और कहने लगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि वहीं जहां तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। हम जैसे ही उस सुनसान गली में पहुंचे, पाखी का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया था। उसने कहा कि ये कैसा रास्ता है कुशाल? आपने तो कहा था कि आप मुझे कहीं अच्छी जगह ले जा रहे हो। मैंने दरवाजा खोला और उसे बाहर आने का इशारा किया। वो अब डरने लगी थी। मैंने कहा कि बस थोड़ी देर की ही बात है, बाकी चलो अंदर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर जाते ही जब वो बड़ी उम्र की औरतों को और गंदे माहौल को अजीब सी नजरों से देखने लगी, तो उसका रंग उड़ गया था। ये क्या है? मैंने नजर चुराई और कहा कि बस तुम्हें यहाँ पर रहना है, कुछ वक्त के लिए। वो कहने लगी कि ये कैसी जगह है कुशाल, मुझे घर ले चलो प्लीज। मैंने उस समय उसकी आवाज को सुना और एक लम्हे के लिए दिल में कुछ हिल गया था। मगर पैसे, वो पैसे जो मैं लेने आया था, वो मेरे दिमाग पर छाए हुए थे। मालिक अंदर आया और कहने लगा कि यही है वो लड़की। मैंने कहा कि जी। पाखी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। उसने कहा, कुशाल। वो आगे कुछ कहती, मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिना पलटे बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठा, पैसे जेब में डाले, मैंने सिगरेट जलाया। उस रात मैंने पहली बार खुद को आईने में नहीं देखा था, क्योंकि मुझे पता था वहां जो चेहरा नजर आता है वो इंसान का नहीं। 2 दिन के बाद ही पूरे घर का माहौल बदल गया था। सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, बाहर गेट पर शोर उठा। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो चौकीदार और उसकी पत्नी जमीन पर बैठे हुए रो रहे थे। उनकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी, मेरी बेटी कहाँ है पाखी? मेरी बेटी को वापस ला दो। चौकीदार अपनी छाती पीट रहा था और उसकी पत्नी बेहोश हालत में थी। मेरे पापा जल्दी से बाहर निकल कर गए। मम्मी भी पीछे पीछे गई थी। मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैं अंदर ही रहा, कमरे की खिड़की के पीछे छुपा खड़ा देख रहा था। पापा ने सख्त शब्दों में पूछा कि क्या हुआ है विकास, क्यों रो रहे हो? किस बात का शोर मचाया हुआ है सुबह सुबह? चौकीदार ने रोते हुए कहा कि साहब, मेरी बेटी पाखी कल दोपहर स्कूल से नहीं लौटी। हमने सब जगह उसे देख लिया है, किसी को कुछ नहीं पता। मम्मी ने हाथ रखकर उनको तसल्ली दी और कहा, कहीं चली गई होगी, अभी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं मैडम जी, हमारी बेटी बिना बताए कहीं नहीं जाती। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ये सुनकर मुझे पसीने आने लगे थे। मैंने एक लम्हे को दरवाजे की तरफ देखा, जैसे निकलकर कुछ कहने ही वाला हूँ, फिर खुद को रोक लिया। मैं खामोश खड़ा रहा। शाम को पुलिस आई। बिना वर्दी के एक सब इंस्पेक्टर और उसके साथ 2 सिपाही गेट पर कुछ देर चौकीदार से सवाल जवाब करते रहे। फिर वो भी अंदर आए। पापा ने सोफे पर बैठकर उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि सर, हमें आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हो सकता है कि पाखी किसी के साथ चली गई हो। आपके यहाँ काम करती थी, तो क्या किसी पर शक है? पापा ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो लड़की तो बहुत ही शरीफ थी, किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करती थी। पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखा, कहने लगा कि बेटा, आपने पाखी को आखिरी बार कब देखा था? मैंने कहा कि शायद 2 दिन पहले। मैंने उसे बाहर किसी से बात करते हुए देखा था, कुछ खास नहीं। वो लोग थोड़ी देर के बाद चले गए थे। मेरी बात सुनकर मेरे पापा के चेहरे पर फिक्र छा गई थी और मम्मी भी खामोश हो चुकी थी। वो चौकीदार की पत्नी के साथ बैठे उसे दिलासा दे रहे थे। अगले कुछ दिन एक ही बात पर गुजरे। चौकीदार सुबह से शाम तक गली गली अपनी बेटी को ढूंढता रहता था। हर गाड़ी को देखता था, हर चेहरे को देखता था कि शायद उसे अपनी बेटी मिल जाए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो कई रातें गेट के पास जमीन पर सोता था कि शायद उसकी बेटी वापस आ जाए। एक हफ्ते के बाद पुलिस वालों ने आकर सिर्फ इतना कहा कि अभी तक तो आपकी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश जैसा शब्द तो मुझे काटने लगा था, क्योंकि मैं जानता था कि कोशिश करना बेकार है। जो पता है वो ढूंढ रहे थे, वो मेरे पास है।
मेरे दिल में दफन एक राज की तरह। एक दिन सुबह को पापा ने मुझे बुलाया था। कहने लगे कि बेटा, जब से पाखी गायब हुई है कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात तो नहीं? मैंने फौरन अपना रुख फेर लिया और कहा कि पापा, मुझे सिर्फ ये अजीब लग रहा है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो फौरन बता दो। किसी मासूम बच्ची के साथ कुछ बुरा हो जाए, ये इंसान को कभी सुकून नहीं लेने देता। इतना कहकर पापा बात खत्म करके चले गए थे, मगर उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। फिर एक दिन पाखी के पिता चुपचाप घर छोड़कर चले गए, बिना शोर किए, बिना अलविदा किए। शायद उनकी उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी, या शायद दिल ने कुछ और सहने से इनकार कर दिया था। कमरे में बैठे हुए मेन गेट बंद होने की आवाज सुनी थी। खिड़की से झांका तो चौकीदार और उसकी पत्नी खामोशी से एक पुरानी कार में बैठकर जा रहे थे। पीछे छोटे कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अब वो जगह वीरान लगती थी। मैंने एक दिन मम्मी से पूछा कि उन्होंने इतनी जल्दी जाने का क्यों सोच लिया था। मम्मी कहने लगी कि बेटा, सहारा टूट जाए तो इंसान खामोशी से हार मान लेता है। उनकी बेटी ही उनके लिए सब कुछ थी। वक्त गुजरता रहा। वो दिन, वो लड़की, वो राज, सब कुछ धीरे धीरे जिंदगी के पीछे धुंधला गया था। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं कहा, न जरूरत पड़ी, न किसी ने पूछा। कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जुबान की नहीं बल्कि खामोशी की जंजीर में बांध दिया जाता है। मगर ये खामोशी भी हमेशा साथ नहीं देती। वक्त के साथ इंसान बदलता है, हालात बदलते हैं, रिश्ते और उनके अंदर की आवाज। शायद ये सब कुछ एक उम्र का हिस्सा था, या हालात का नतीजा। मैं खुद में बदलाव महसूस करने लगा था। मेरे पापा ने बरसों बाद दोबारा मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। मैंने फिजूल खर्च करने बंद कर दिए थे। पार्टीज, दोस्तों के साथ घूमना, सब कुछ बंद कर दिया था। बल्कि बिजनेस को लेकर सीरियस होना शुरू हो गया था। ये सब कुछ करते हुए कई बार खुद को रोकना पड़ता था, मगर किसी अंदरूनी ताकत ने मुझे संभाल कर रखा था। एक रात मैं ऑफिस से लौट रहा था। गाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही थी। शहर की पुरानी गलियों से गुजरते हुए मेरी नज़र अचानक एक सुनसान मकान पर जा ठहरी थी। वही जगह जहां मैंने बरसों पहले एक मासूम चेहरा लाकर बेच दिया था। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और कुछ देर वहीं बैठे रहा। बाहर बारिश हो रही थी, रोशनी धीमी थी, गली में खामोशी छाई हुई थी। मैं गाड़ी से उतरा और खुद ब खुद मेरे कदम उस इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजा अभी भी वही था, लकड़ी का पुराना, जिस पर वक्त ने दरार डाल दी थी। मैंने दस्तक दी। काफी देर के बाद एक अधेड़ उम्र की औरत ने दरवाजा खोला। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे एक लड़की के बारे में पूछना है, पाखी। उसने मुझे चौंकाकर देखा। उसने मुझे चौंक कर देखा। उसने कहा कि पाखी के कौन हो तुम? मैंने कहा कि बस एक पुराना जानने वाला हूँ, उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। औरत ने गहरी सांस ली और कहने लगी कि बहुत देर हो गई है बेटा, पाखी तो महीनों पहले यहाँ से जा चुकी है। मेरे हाथ से दरवाजे की आड़ छूट गई थी। मैंने कहा कि कहाँ चली गई? उन्होंने कहा कि पता नहीं, एक कस्टमर आया था, पाखी को देखते ही खरीदने पर रजामंद हो गया था। कीमत भी अच्छी दी थी उसने, तो हमने उसे दे दिया। नाम पता ये सब हमें नहीं पता। हम कोई फ्लैट का सौदा थोड़ी कर रहे थे जो रसीद बनाते। उसने बस कहा कि वो गाड़ी में इंतजार कर रहा है और फिर पाखी को लेकर चला गया। मैंने कहा, क्या पाखी ने कुछ कहा था? उन्होंने कहा कि नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं कहा। वो खामोश थी। कुछ दिनों से बहुत अजीब सी हो गई थी, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। न बोलती थी, न हंसती थी। फिर वो दिन आया जब वो इंसान आया और उसे लेकर चला गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी ने गर्दन से पकड़कर याददाश्त की गली में फेंक दिया हो। मैंने कहा कि आपको उस इंसान की गाड़ी का नंबर कुछ तो याद होगा। उन्होंने कहा कि बस इतना याद है कि गाड़ी बहुत बड़ी थी और ड्राइवर भी था। मैंने खामोशी से पीछे कदम हटा लिए। बारिश तेज हो चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही मैंने बैक मिरर में खुद को देखा। वही चेहरा जो सालों से कुछ छुपा रहा था, आज खुद को देखने से कतरा रहा था। अगले कुछ दिन अजीब से गुजरे थे। मैंने शहर के वो सारे कोठे खंगाले जहां से सुराग मिलता, मगर कुछ नहीं मिला। न पाखी, न वो खरीदार, न कोई इशारा। मैंने एक दिन अपने एक पुराने दोस्त से बात की जो उन्हीं कोठों में बहुत जाता था। मेरी बात सुनकर उसने पाखी का नाम सुनते ही माथा सिकोड़ कर कहा, क्या उसे भी? मैंने कहा कि हाँ, मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ। उसने कहा कि यार, ये सब तो फिल्मों में होता है। यहाँ जो एक बार गया, या तो वो मर जाता है या जिंदा लाश बनकर लौटता है। वो तो शायद अब कहीं और होगी, या फिर। मैंने कहा, या फिर क्या? उसने कहा, यार छोड़ दो, तुम अभी भी किसी को बचा सकते हो, ये समझना गलत है। मैं चुप हो गया।
क्योंकि वो सच कह रहा था। कुछ लोग वक्त के साथ मिट जाते हैं, कुछ जमीर के साये में जिंदा रहते हैं। पाखी मेरे लिए वही साया बन चुकी थी। मैंने पापा को कुछ दिन बाद बताया कि मैं सोशल वर्क में दिलचस्पी ले रहा हूँ। वो हैरान हुए थे, लेकिन खुश भी हुए थे। मैंने झूठ नहीं बोला था, सच पूरा नहीं कहा। मेरे दिल में खाली जगह बन चुकी थी, ऐसी जगह जो कभी भरी नहीं जा सकती थी। और शायद यही वो पहला लम्हा था जब मैंने महसूस किया था कि ज़मीर का बोझ किसी भी कर्ज से भारी होता है, और ये कर्ज शायद सारी जिंदगी नहीं उतरने वाला था। कई साल गुजर चुके थे, कारोबार में काफ़ी तरक्की हुई थी, मैं खुद को सुधार चुका था, या कम से कम यही समझता था कि जिंदगी एक रूटीन के दायरे में चल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक ईमेल ने सब कुछ बदल दिया था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, वही नाम जो बरसों पहले बस एक सपना था, अब मेरे इनबॉक्स में मौजूद था। एक प्रोजेक्ट की इनविटेशन, प्रिफेरिंग प्रेजेंटेशन का समय और एक सीरियस प्रोफेशनल टोन। मैंने दोबारा पढ़ा और फिर तीसरी बार। इस बार भी कोई धोखा नहीं था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज सच में मेरे जैसे मामूली बिजनेसमैन को मौका दे रही थी। ऑफिस में सब हैरान थे, मुझे बधाइयां दे रहे थे कि सर ये तो बहुत बड़ा ब्रेक है, अगर ये हो गया तो हमारी कंपनी ऊंचाइयां छू जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि हम पूरी तैयारी से जाएंगे। तय दिन पर मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के हेड ऑफिस पहुंचा। बड़ी सी बिल्डिंग, सिक्योरिटी सिस्टम, स्टाफ और माहौल जिसके बारे में मैं सिर्फ बरसों से सोचता आ रहा था। रिसेप्शन पर एक लड़की ने नाम पूछा और मुझे लिफ्ट की तरफ इशारा दिया। 15वें फ्लोर पर एक कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर मैं कुछ देर रुका। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी थी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। अंदर दाखिल हुआ तो सामने एक नज़र, वही खामोशी असर लिए बैठी थी। वही पहचान नजर आई। उसने फाइल बंद करते हुए कहा। मैंने एक लम्हे को उसके चेहरे को ध्यान से देखा था। आवाज, अंदाज, चेहरे की पहचान, जैसे कुछ याद आ रहा हो। पूरा विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मेरा नाम अमृता मल्होत्रा है, मैं इस प्रोजेक्ट की हेड हूँ। मैं बैठ गया, फाइल खोली, कुछ शब्द बोले, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसके चेहरे पर चली जा रही थी। वो पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रही थी। उसके बातें करने का अंदाज कोई जज्बाती रंग नहीं दिखा रहा था, जैसे वो मुझे जानते ही ना हो। प्रेजेंटेशन पूरी हुई, वो खामोशी से नोटिस लेती रही, कभी कभी सवाल करती रही और मैं जवाब देता रहा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा था। ये वही हो सकता है। दिल में सवाल भी उभर रहा था, लेकिन फौरन दिमाग ने झटक दिया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। जब मीटिंग खत्म हुई तो वो सिर्फ इतना कहने लगी कि आपको 3 दिन में जवाब दे देंगे, थैंक यू। मैं ऑफिस से निकला तो दिमाग भरा हुआ था। लिफ्ट में जाते हुए बार बार उसका चेहरा, मेरी आंखों के सामने उसका अंदाज, सब कुछ एक फिल्म की तरह चल रहा था। नीचे आकर मैंने फौरन अपने एक जानने वाले को फ़ोन किया जो मीडिया से जुड़ा हुआ था। मैंने कहा, राहुल, मुझे किसी का बैकग्राउंड निकालना है। नाम है अमृता मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इतनी गहराई में जाना है, आखिरी ईंट तक, कि कब से आई, कहाँ से आई, क्या संबंध रखती है इंडस्ट्रीज फैमिली से। सब कुछ मुझे बता देना, लेकिन इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। 2 दिन तक मैं अंदर ही अंदर उलझ रहा था। वो चेहरा जो कहीं ना कहीं किसी धुंधले हुए कल से झलक देता था, अब मेरे दिमाग पर सवार हो रहा था। तीसरे दिन जब राहुल का फ़ोन आया तो मैं फ़ौरन समझ गया था कि कोई ख़ास बात है। उसने कहा कि कुशाल, तुम्हें ये सब संभालना पड़ेगा। मैंने कहा कि बात सीधे तरीके से करो, क्या पता चला उसके बारे में। उसने कहा कि अमृता मल्होत्रा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश मल्होत्रा की गोद ली हुई बेटी है। कानूनी तौर पर नहीं, लेकिन उसे साहब बेटी ही मानते हैं। गोद ली हुई कहाँ से आई, यही तो गड़बड़ है। कोई नहीं जानता, इतना रिकॉर्ड है कि 12 साल पहले अमृता अचानक आकाश मल्होत्रा के साथ जाहिर हुई थी। आकाश मल्होत्रा ने उसे मुंह बोली बेटी कहा और सबने मान लिया। मैंने कहा, क्या कोई उसका पुराना नाम मिला? उसने कहा कि एक जगह पुरानी फाइल में नाम दर्ज था, पाखी। उसी समय मेरे हाथ से मोबाइल फिसलते फिसलते बचा था। मैंने कहा, क्या पाखी? उसने कहा कि हाँ, बस एक जगह ये नाम दर्ज था, उस वक्त की सोशल सर्विसेज की फाइल में, जो शायद आकाश मल्होत्रा के साथ एक हाथ से मुलाकात के बाद भरी गई थी। मैं खामोश हो गया था, मोबाइल हाथ में था और आवाज़ कहीं दूर होती जा रही थी। उसने कहा कि कुशाल, तुम सुन रहे हो ना? मैंने कहा कि हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। फ़ोन बंद हो गया था। मैं गाड़ी में बैठ गया। सामने ट्रैफिक था, लेकिन आंखों के सामने वही नज़ारा घूम रहा था। जब पाखी उस दिन गाड़ी में बैठकर गई थी और फिर गायब हो गई थी, तो इसका मतलब वो मरी नहीं थी, वो बिकी भी नहीं थी।
किस्मत ने उसे किसी और ही रास्ते पर डाल दिया था। एक ऐसा मोड़ जो ना मेरे बस में था, ना मेरी सोच में। और अब वो अमृता मल्होत्रा बनकर मेरे सामने बैठ चुकी थी। लेकिन उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। ये शायद वो सब कुछ पहचान चुकी थी और सिर्फ खामोश थी। 3 दिन के बाद फोन आया कि हेलो कुशाल जी, मैं अमृता मल्होत्रा बोल रही हूँ। आपका प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया है। बहुत ही जल्द एग्रीमेंट साइन करने के लिए आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। मेरे हाथ से खुद ही फोन कट गया था। कुछ लम्हों के लिए ऐसा लगा जैसे मैं सच्चाई और सपने के बीच में खड़ा हुआ हूँ। वही अमृता, इसके बारे में मुझे लगता था कि वो बीते हुए कल का वो साया है जिसे मैं कभी नहीं छू सकूंगा। अब खुद मुझे काम का मौका दे रही थी। एग्रीमेंट की मीटिंग में सब कुछ मामूली और साफ था। अमृता पूरी तरह से प्रोफेशनल अंदाज में बात करती रही। उसके शब्दों में एटीट्यूड था, लेकिन मैं हर शब्द के बीच में उस खालीपन को महसूस कर रहा था जो शायद सिर्फ मैं देख सकता था। प्रोजेक्ट बड़ा था। मैंने अपनी सारी टीम के साथ दिन रात एक कर दिया। फाइल, रिपोर्ट, डेटा, मीटिंग्स, हर कदम सोच समझ कर रखा था। मैं जानता था कि सिर्फ कारोबार नहीं, किस्मत का एक और मोड़ था और इस बार मैं उसे संभालना चाहता था। कुछ हफ्तों बाद जब काम अपनी आखिरी शक्ल में था, अमृता का फोन आया कि कुशाल, आपका काम सच में बहुत शानदार है। मेरे डैड भी आपसे बहुत इम्प्रेस हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम एक डिनर पर मिले, इनफॉर्मल मीटिंग में, ताकि आपके फ्यूचर के बारे में कुछ और डिटेल से बात कर सकें। मैंने कहा कि जी बिल्कुल। उसने कहा कि कल शाम 7 बजे लोकेशन आपको सेंड कर दी जाएगी। फोन बंद हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में हर शब्द गूंज रहा था। ये पहली बार था जब अमृता ने काम से अलग बात करने के लिए बाहर मिलने की ऑफर की थी। मैंने उस लम्हे को मामूली नहीं समझा था। अगली शाम में टाइम से पहले रेस्टोरेंट पहुंच गया था। अमृता पहले से ही वहां पर मौजूद थी। ब्लैक ड्रेस में, बाल खुले और वही सिंपल सा लुक जो इंसान को गहराई में ले जाता है। उसने मुझे देखकर कहा कि आप वक्त की पाबंद है, ये तो अच्छी बात है। वो हंसने लगी। जब सामने वाला इतना वक्त का ख्याल रखता हो तो दूसरा भला कैसे देर कर सकता है। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया था। डिनर की शुरुआत बातों से हुई थी। कंपनी, मार्केट, अगले प्रोजेक्ट्स, लेकिन धीरे धीरे बातों का रुख बदलने लगा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा कि आपके अंदाज से लगता है कि आपने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और सीखा भी है। अमृता ने कहा कि खोना सीखने की पहली सीढ़ी होता है कुशाल, और कभी कभी वही जख्म आपको सबसे कीमती सबक दे जाते हैं। मैं खामोश हो गया था। उसकी बातों में खास रंग था, जैसे वो कुछ जताना चाहती हो मगर शब्दों में लपेटकर। उसने एक लम्हे के बाद कहा कि आप बहुत बदल गए हो। मैंने चौंक कर पूछा कि आपको कैसे अंदाजा हुआ। उसने कहा कि जो इंसान खुद से लड़कर कुछ हासिल करता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। मैंने नजरें चुरा ली थी और कहा कि आप तो पहले से ही सब कुछ थी। उसने कहा कि नहीं कुशाल, हर इंसान एक सफर से गुजरता है। कुछ लोगों का सफर दिखाई नहीं देता, मगर वो सबसे ज्यादा थकाने वाला होता है। ये पहली बार था जब अमृता ने अपने बारे में इशारा दिया था, क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझे इजाजत दे रही है कि मैं उसकी दुनिया में कदम रख सकूं। मैं उसके लिए एक बुके लेकर गया था। उसे दिया तो उसने थैंक यू कहा। मैंने कहा कि ये इस खूबसूरत लम्हे के लिए। उसने कहा कि अगली बार सिर्फ काम के इरादे से मत आना, कभी दोस्त की हैसियत से भी मिल लीजिए। मैं हैरान रह गया था, लेकिन खुश भी था। उसके शब्दों ने मेरे अंदर एक नई ख्वाहिश को जन्म दे दिया था। उसके बाद हमारी बातचीत में फर्क आ गया था। अब हर ईमेल सिर्फ डिलीवरी शेड्यूल पर नहीं होती थी। कभी क्लाइंट का मजाक भी, कभी किसी मूवी का जिक्र भी, कभी किसी बुक के बारे में भी। एक दिन उसका मैसेज आया। उसने कहा कि कुशाल, अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी जगह घूमना पसंद करोगे। मैंने कहा कि ऐसी जगह जहाँ कोई पहचान न हो, बस खामोशी हो, और शायद हम दोनों। उसने जवाब दिया, क्योंकि हम दोनों को खामोशी पसंद है। उसकी खामोशी, उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, सब कुछ मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने खुद से सवाल किया कि क्या ये सब कुछ हकीकत है या वही धुंधला सपना जिसकी सच्चाई कभी नहीं मिलती। लेकिन इस बार सपना धीरे धीरे हकीकत में बदल रहा था। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन एक चीज अभी भी जिंदा थी। वो बोझ जो बरसों से मेरे अंदर कहीं दबा हुआ था। वो चेहरा जो मैं रोज आईने में देखता था, मगर उससे नजरें नहीं मिला सकता था। मैंने हर कामयाबी के बाद, हर खुशी, हर लम्हे के बाद खुद से एक ही सवाल किया था कि क्या मैं अभी भी इस सजा से बचा हुआ हूँ। एक दिन अमृता का मैसेज आया, कल मेरी बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप जरूर आएं। मैं कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गया था। सिर्फ इनविटेशन का अंदाज बदला हुआ था। बल्कि पहली बार अमृता ने जवाब दिया था कि आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगले दिन मैं शाम को शहर के सबसे बड़े होटल में चला गया था, जहां अमृता की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी।
वहां दाखिल हुआ तो हर तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। सब लोग मौजूद थे जिन्हें शहर में कोई मुकाम हासिल था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी, सब आवाज़ जैसे दब गई थी। अमृता ने रेड कलर का गाउन पहना हुआ था, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो मेहमानों का स्वागत कर रही थी। वो एक पल के लिए रुकी, मेरी तरफ देखा और फिर इशारे से मुझे वेलकम कहा। उसकी नज़र में कुछ अलग सा था, जैसे वक्त रुक गया हो। मैंने उसे एक बुक गिफ्ट की, ऐसी बुक जिसकी पहचान एक इंसान के गुनाहों की सज़ा के बदले मोहब्बत का इरादा थी। अमृता ने किताब को देखा, फिर मेरी आंखों में झांक कर कहने लगी कि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, थैंक यू। उसके बाद डिनर का मौका आया, जब वो मुझसे कुछ फासले पर अकेली खड़ी हुई थी। मैं आगे बढ़ा और पहली बार किसी झिझक के बिना बात शुरू की। अमृता, क्या मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ? उसने कहा कि आज आपको सब कुछ कहने की परमिशन है। मैंने कहा कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम्हें अजीब लगेगा, शायद तुम्हें हैरानी भी होगी, लेकिन मैं दिल से एक फैसला कर चुका हूँ। उसने कहा कि कैसा फैसला? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने कुछ नहीं कहा, लम्हे भर के लिए खामोश रही, फिर मुस्कुराकर कहने लगी, यही कहना चाहते थे ना? मैंने कहा, और बरसों से दिल में एक बोझ है जिसकी माफ़ी तुम हो। उसने सवाल करती हुई नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि कुछ बातें समय पर बताना ठीक नहीं होता, लेकिन इतना जान लो कि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाने के लिए आया हूँ। वो कुछ लम्हे के लिए खामोश रही थी। मैंने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की, जैसे जवाब इन्हीं में छुपा हुआ हो। उसने मुस्कुराकर कहा कि शायद तुम्हारे शब्द सच्चे हैं, लेकिन मैं नहीं जानती कि कल क्या होगा। मगर आज हाँ, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। मैं कुछ देर उसे देखता रहा। वो पाखी थी, वही जो बरसों पहले एक स्कूल की ड्रेस में बाहर से गुजरी थी, मगर अब वो अमृता थी, एक ऐसी औरत जो मुझे माफ करने के लिए नहीं, मेरी किस्मत बदलने के लिए खड़ी थी। मैंने कहा कि ये फैसला सोच समझकर करो अमृता, मैं तुम्हें सिर्फ पाना नहीं चाहता, बल्कि खुद को तुम्हारे हवाले कर देना चाहता हूँ। उसने कहा, तभी तो कहा कि हाँ, क्योंकि पाने वाला हर कोई होता है, पर खोने को तैयार सिर्फ वही होते हैं जिन्हें सच में मोहब्बत हो। उस रात सब कुछ बदल गया था। अब हमारे बीच में कोई हद बाकी नहीं रही थी। अगले दिन उसने मैसेज किया कि मैं चाहती हूँ हम एंगेजमेंट ना करें, डायरेक्ट शादी कर लें। मैंने बिना सोचे लिखा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। मोहब्बत अब बोझ नहीं रही थी, वो अब निभाने का रास्ता बन चुकी थी। मैं इस रास्ते पर अमृता के साथ चलने को तैयार था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस रास्ते पर मैं कदम रख चुका हूँ, वो सिर्फ मोहब्बत का नहीं, हिसाब का रास्ता भी है। अमृता की तरफ से शादी की सीधी पेशकश मेरे लिए उम्मीद से बढ़कर थी, मगर उसकी सादगी में एक गहरी बात छुपी हुई थी। शायद वो वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी, या शायद वो कुछ और जानती थी जो मैं नहीं जानता था। हम दोनों ने शादी की डेट तय कर ली थी। 2 हफ्तों के बाद शादी होनी थी। हर दिन बिजी था, मुलाकात, इनविटेशन, मीडिया को हैंडल करना, इंतजाम देखना। अमृता ने सब कुछ संभाल रखा था और मुझे बस उसके साथ रहना था। एक दिन उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड से मिलो, शादी से पहले। दोनों का आमने सामने बैठना जरूरी है। मैं जानता था कि आकाश मल्होत्रा को बरसों से उसके नाम से, अखबार, बिजनेस मीटिंग और उनकी तरक्की से, वो एक सख्त मिजाज इंसान थे और उसूलों के पाबंद माने जाते थे। मगर मुझे हैरानी इस बात की हुई थी कि अमृता ने आज तक मुझसे उनके साथ अपने संबंध के बारे में खुलकर कभी कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा कि हाँ हाँ जरूर अमृता, बताओ कब आना है। उसने कहा कि कल ही आ जाओ, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की पुरानी कोठी पर। मेरी उनसे मुलाकात फिक्स हो गई थी। गेट पर गार्ड ने फौरन ही मुझे नमस्ते किया और अंदर ले गया। ड्राइंग रूम क्लासिक अंदाज में सजा हुआ था, लकड़ी का फर्नीचर और दीवारों पर फोटोज। खामोशी छा गई जब आकाश मल्होत्रा सामने आए, नीले रंग के कोट पैंट में। वो मेरे सामने बैठ गए। उन्होंने कहा कि मैं अमृता से सब कुछ सुन चुका हूँ तुम्हारे बारे में, और इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली है तुम्हारी। मुझे खुशी है कि वो तुम्हारे साथ खुश है, बस वो हमेशा खुशी रहे। एक बात याद रखना, अमृता मेरी बेटी है, सगा रिश्ता नहीं, लेकिन मेरे दिल में वही मुकाम है। मैंने कहा कि सर, मैं वादा करता हूँ कि उसे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उन्होंने हल्का सा सर हिलाया और चाय का कप मेरी तरफ बढ़ाया। बात खत्म हो चुकी थी। वापस आते समय मेरी सोच में अजीब कन्फ्यूजन थी। एक तरफ अमृता की मोहब्बत थी, जिसमें मैं सच में दीवाना हो चुका था, तो दूसरी तरफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वो नेटवर्क, वो ताकत, जिनके करीब आने की तमन्ना बरसों से मेरे दिल में थी। अब ये दोनों चीजें एक साथ एक ही दरवाजे पर जुड़ी हुई थी। अगले दिन अमृता से मुलाकात हुई। उसने कहा कि डैड से मिलकर कैसा लगा।
मैंने कहा कि वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि वो समझते हैं कि मैं तुम्हारे साथ सलामत रहूंगी। मैं कुछ देर के लिए रुका, उसकी आंखों में देखा और कहा, अमृता, मैं तुम्हारे लिए कुछ और भी बनना चाहता हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब? मैंने कहा, एक साथी, एक पति, एक हमसफर, तुम्हारे सपनों का हिस्सा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम पहले ही मेरे कई सपनों की वजह बन चुके हो कुशाल। उसके शब्दों ने मुझे खुशी से भर दिया था, मगर साथ ही मेरे अंदर एक और एहसास ने जन्म लिया था। मैं अब सिर्फ मोहब्बत में डूबा हुआ नहीं था, मैं किसी बड़ी चीज का हिस्सा बनने जा रहा था। एक नई दुनिया, एक नया दरवाजा, एक नई ताकत। इनविटेशन कार्ड छपने लगे थे। मीडिया ने खबर उठा ली थी कि अमृता मल्होत्रा की शादी शहर के उभरते हुए बिजनेसमैन कुशाल वर्मा के साथ होने जा रही है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, फाइल देख रहा था, जब मेरा एक पुराना दोस्त अंकुश मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने कहा कि बधाई हो यार, सुना है कि तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। मैंने कहा कि हाँ, अगले हफ्ते शादी है। उसने कहा कि तुम तो यार बाजी मार गए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में घुसना आसान नहीं, और तुम तो उसके वारिस बनने जा रहे हो। मैंने बात टाल दी, लेकिन उसकी बातें मेरे कानों में गूंजती रही थी। शायद मेरे अपने ख्याल भी कुछ अलग नहीं थे। एक दिन अमृता ने मुझसे कहा कि शादी के फंक्शन छोटे होंगे, मगर सिर्फ करीबी लोग और मीडिया और कुछ मेहमान भी कम ही होंगे। मैंने कहा कि तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। उसने एक बात और कही कि मैं चाहती हूँ कि शादी से पहले कुछ दिन एक दूसरे से हम दोनों ना मिले, थोड़ी सी दूरी बनाए रहें, ताकि उस दिन अपनी नई शुरुआत कर सकें, एक साथ एक दूसरे को देखें। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो। उन दिनों मैंने खुद पर कंट्रोल किया था, खुद को बिजी रखा। ऑफिस में मीटिंग, शादी की तैयारी, कपड़ों की शॉपिंग, सोशल मीडिया। लेकिन कभी कभी रात को जब सारा शोर थम जाता था, तो दिल के किसी कोने से एक सवाल गूंजता था, क्या सच में मैं सिर्फ मोहब्बत के लिए जा रहा हूँ, या अभी भी मेरे दिल में एक और चाहत बाकी है, जो बरसों पहले से पल रही थी। शहर के सबसे बड़े होटल की रोशनियों में अजीब सी चमक थी। मीडिया, मेहमान, कैमरे, फूल, खुशबू, हर नज़र किसी फिल्म के सीन के जैसा लग रहा था। मेरे लिए ये सब सपने के जैसा था, वो सपना जो सालों पहले सिर्फ सोच में था। मैं सबकी नज़रों में था, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, बधाइयाँ दे रहे थे, हाथ मिला रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक बेचैनी सी थी, जैसे कुछ होने वाला हो और मुझे खबर भी न हो। फिर आवाज़ आई, सर दुल्हन रेडी हो गई है, बस कुछ मिनटों की बात है। मैंने खुद को शीशे में देखा, महंगी शेरवानी और अमेजिंग से हेयर स्टाइल में मैं काफ़ी हैंडसम लग रहा था। शादी के स्टेज पर मैं बैठा हुआ था, अभी अमृता तैयार होकर नहीं आई थी। मंडप में पंडित जी शादी की रस्मों की शुरुआत की तैयारी कर रहे थे। मल्होत्रा साहब भी सुकून भरे अंदाज में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। फिर मुझे मंडप में बुलाया गया। थोड़ी देर के बाद मेरी दुल्हन भी आ गई। पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, और फिर मुझे अमृता की मांग में सिंदूर भरने के लिए कहा गया। मैं अभी हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अमृता ने एक ही झटके से अपना हाथ मेरे हाथ पर मार दिया, और मेरे हाथ से सिंदूर की डब्बी दूर जा गिरी थी। ये सब देखकर मैं हैरान हो गया था, और लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पंडित जी ने कहा कि बेटी, ये क्या हरकत है? पहले अमृता ने पंडित जी की तरफ देखा, और फिर मुझ पर नजर जमाई, और अगले लम्हे सारी दुनिया जैसे थम गई हो। उसने चिल्लाकर कहा कि नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा छा गया था। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जैसे सुनने में कुछ गलती हो गई हो। मैंने धीमी आवाज में कहा कि अमृता, ये तुम क्या कह रही हो? वो खड़ी हो गई तो मैं भी खड़ा हो गया था। उसने सबके सामने मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। कैमरे की फ्लैश बंद हो गई थी। मेहमान खुसुर पुसुर करने लगे थे। मेरे कानों में इस थप्पड़ की जोरदार गूंज थी। उसने जोर से कहा कि ये थप्पड़ उस इंसान के लिए है जिसने मुझे मोहब्बत का झूठा सपना दिखाया। मेरी नज़र उस पर जम गई थी। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। हॉल में खामोशी छा गई थी। मेरे गाल पर पड़ने वाला थप्पड़ सिर्फ मेरे शरीर पर नहीं, बल्कि मेरी आत्मा और मेरे घमंड और बरसों की मेहनत पर भी लगा था। जो होने वाला था वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, वो सच था, जिसे सालों पहले छुपा दिया गया था और आज माइक पर सबके सामने गूंजने वाला था। अमृता ने आगे कदम बढ़ाए। सामने माइक था। हॉल में फ्लैशलाइट, कैमरे की गड़गड़ाहट और लोगों की खुसुर पुसुर थम गई थी। उसने सबकी तरफ देखते हुए कहा कि आप सब लोग यहाँ शादी के लिए आए थे, मगर आज ये शादी नहीं होगी, क्योंकि मैं अमृता मल्होत्रा आज वो नहीं जो हमेशा समझी। मैं पाखी शर्मा हूँ। जी हाँ, मेरा नाम पाखी है। वही लड़की जिसे सालों पहले मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया गया था, जो कम उम्र की थी, न समझती, मगर उसे अपनी मोहब्बत में उलझा लिया गया था,
जिसे अपने ही घर के मेंबर ने कोठे पर बेच दिया था। लोगों ने एक साथ मेरी तरफ देखा। मैं कुर्सी के कोने पर बैठ चुका था। मेरी नज़र झुकी हुई थी और मैं बहुत ही शर्मिंदा हो रहा था। अमृता ने बोलना जारी रखा। मेरे पिता का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो गरीब थे और मैं उनकी बेटी थी। स्कूल से लौटते हुए जिस इंसान ने मुझे प्यार का झूठा फरेब दिया, वो कुशाल था। इसने मुझे सपने दिखाए, मेरे यकीन को तोड़ा और फिर एक दिन मुझे एक अजनबी जगह छोड़ आया था। वो जगह कोई सलामत जगह नहीं थी, वो एक कोठा था। वहाँ के दरवाजे, दीवारें, चेहरों की जुबानें समझना भी थी। मैं कुछ नहीं समझ सकी और फिर एक दिन एक इंसान आया। उसने मुझे खरीद लिया। सामने खड़ी हुई औरतों ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। कुछ के चेहरे पर तो आंसू भी आ गए थे। उसने कहा कि जो इंसान मुझे खरीद कर ले जा रहा था, रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वो वहीं पर मर गया और मैं बेहोश होकर अस्पताल पहुंच गई। जब आंख खुली तो सब भूल चुकी थी। नाम, रिश्ता, चेहरे, सब कुछ। उसी समय आकाश मल्होत्रा मुझे मिले। इन्होंने मुझे देखा, जो कि एक कामयाब और बेऔलाद इंसान थे। उन्होंने मुझे देखा, मेरी हालत देखी और फिर मुझे अपनी बेटी बना लिया। मुझे जिंदगी का वो रूप दिखाया जिससे मैं हमेशा डर रही थी। कई साल गुजर गए। मैं शिक्षा हासिल करती रही, बिजनेस सीखा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का हिस्सा बन गई। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन एक सपने ने आकर सब कुछ बदल दिया। याददाश्त वापस आ गई। पुराना सब कुछ जैसे एक ही लम्हे में लौट आया था। कुशाल को देखकर मेरा शरीर कांप उठा था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। खामोशी से तुम्हें तलाश करने लगी कुशाल। मेरी नज़र झुकी हुई थी। मैं जानता था कि अब कुछ नहीं बचा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें ढूंढा और जब पाया तो एक प्लान बनाया। तुम्हें वहीं से तोड़ना है जहां तुमने मुझे तोड़ा था। मैंने मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से तुम्हें प्रोजेक्ट दिया, फिर तुम्हें अहमियत दी। तुमने मेरे बदले हुए चेहरे को पहचानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तुम्हें कभी मेरी आत्मा से मतलब ही नहीं था। तुमने समझा तुम मोहब्बत कर रहे हो, लेकिन हकीकत ये थी कि तुम उस जाल में फंस चुके थे जो बरसों पहले तुमने खुद ही किसी और के लिए बिछाया था। मैंने तुम्हें वो सपने दिखाए जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, ताकत, शोहरत का एक बड़ा नाम। और फिर वो दिन भी आ गया जब तुम खुद चलकर इस जगह तक आए, जहां से तुम्हें वो सब कुछ छीन जाना था जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें शादी का सपना दिया और आज सबके सामने तुमसे वही सपना वापस ले रही हूँ। कुछ लम्हे वो ऐसे ही खड़ी रही, फिर खामोशी से आगे की तरफ बढ़ गई। हॉल के दरवाजे पीछे की तरफ रह गए। वो सारे चेहरे जिन पर अब हमदर्दी नहीं, हैरानी थी और फैसला था। और मैं बीते हुए समय की गर्द में दफन हो चुका था। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मेरे करीब नहीं आया, किसी ने मुझे तसल्ली नहीं दी, किसी ने सवाल नहीं पूछा। बस अमृता की सच्चाई की गूंज थी, जो हर कान, हर दीवार पर, हर कमरे में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। 2 दिन के बाद मेरे ऑफिस के दरवाजे पर एक कोरियर पहुंचा, ब्राउन लिफाफे में, ऑफिशियल मोहर के साथ। मैंने उसे खोला तो उसमें एक कानूनी नोटिस था, बैंक स्टेटमेंट और एक मामूली सा कागज जिस पर लिखा हुआ था कि आपकी सारी प्रॉपर्टी जब्त की जाती है। मैं कुर्सी पर बैठा रह गया। कुछ और पेपर्स मेरे हाथ में थे। मेरे घर की रजिस्ट्री की कॉपी थी, साथ ही एक लेटर भी था कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने आपकी सारी जायदाद को कानूनी तौर पर खरीद लिया है। लिफाफा नीचे गिर गया। मैंने एक बार फिर से आंखें बंद कर ली थी। वो सपना जो कभी अमृता की आंखों में देखा था, अब उसी की उंगलियों से तोड़ा गया था। तीसरे दिन मैंने अमृता से मुलाकात की कोशिश की। ऑफिस का फोन, पर्सनल नंबर, हर रास्ता अपनाया। जवाब सिर्फ नहीं में आया। मैं खुद ही मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के गेट पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक नया चेहरा था। मैंने कहा कि मेरा नाम कुशाल है, मुझे अमृता मैडम से मिलना है। उसने कहा कि सर, मैडम बिजी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि आपसे कोई मुलाकात ना की जाए। मैंने कहा, प्लीज एक बार उनसे बात तो कीजिए, मगर साफ इनकार मिला। मैं लौट आया, वही खाली हाथ, वही चेहरा, वही बदनामी। अखबार और न्यूज़ चैनल में खबर छपी हुई थी, मुझ पर फ्रॉड के इल्ज़ाम लगाए गए थे और फिर वो आरोप भी जो अमृता से सुने गए थे। सच्चाई ने सबको चौंका दिया था। सोशल मीडिया पर कमेंट और वो वीडियो जहां मैंने अमृता से थप्पड़ खाया था, सब कुछ मेरी बदनामी का रास्ता बन गया था। कोई मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करता था। मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए थे, ऑफिस बंद हो गया था। मैं सड़कों पर जाता तो लोग मुझे नज़र उठाकर देखने लगते थे। माता पिता तो कब के जा चुके थे, बाकी सारे रिश्ते खामोश हो गए थे। मैंने एक पुरानी गली में किराए पर छोटा सा कमरा ले लिया था। दिन के समय सड़कों पर आवारा फिरता रहता था, रात को खामोशी से जागता रहता था। हफ्ते इसी तरह से गुजर गए। एक दिन मैंने सुना कि मेरे पुराने घर को तोड़कर अनाथ आश्रम बनाया जा रहा है। मैं वहां पहुंचा तो वहां बोर्ड लगा हुआ था, अमृता फाउंडेशन।
बच्चों के लिए एक नई शुरुआत। मैं अंदर दाखिल हुआ। गेट पर एक जवान लड़की ने रोक लिया कि जी, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, मैं सिर्फ देखने के लिए आया हूँ। ये घर मेरा था। लड़की ने मुझे ध्यान से देखा और कहने लगी, ओहो, तो आप वही हो। और फिर रुक गई। उसने कहा कि मैडम ने कहा है कि अगर आप आए तो हम आपको रोके नहीं, अंदर जाने दें। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वही दीवारें, वही आंगन, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, कमरे रोशन थे। कुछ देर खामोशी से मैं सब कुछ देखता रहा। फिर एक छोटे बच्चे ने मेरे पास आकर कहा कि आप हमारे नए टीचर हो? मैंने कहा कि नहीं, बस मैं ऐसे ही आया था। उसने कहा, तो फिर आप हमें हिंदी पढ़ा देना। मैं पहली बार मुस्कुराया था। मैंने कहा, क्यों नहीं बेटा। उस दिन के बाद मैं हर रोज वहां जाने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे बच्चों को हिंदी पढ़ाने लगा। सफाई करना, किताबों को ठीक से रखना, बच्चों की देखभाल करना, उनके साथ खेलना, ये सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अमृता की तरफ से पैगाम आया कि कुशाल को सैलरी नहीं दी जाएगी, अगर वो काम करे तो अपनी मर्जी से। मैंने जवाब दिया कि मुझे सैलरी चाहिए भी नहीं। कई दिन गुजर गए थे। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून मिलता था। अब वही घर जो कभी मेरे घमंड की जगह हुआ करता था, अब मेरे पापों की गवाही बन चुका था। मैं सच में बदल चुका हूँ। लेकिन वो कभी नहीं आई और कोई खबर नहीं आई। बस एक खामोश इजाजत, एक दूरी। मैं अब वो काम कर रहा हूँ जो शायद बहुत पहले मुझे कर लेना चाहिए था। एक दिन मैं छत पर बैठा था। आसमान पर बादल थे, बारिश होने वाली थी। एक बच्ची मेरे पास आकर कहने लगी कि अंकल, आप बहुत ही खामोश रहते हो। मैंने सर झुकाकर कहा कि मैं कुछ बातें सुन रहा हूँ जो दिल के अंदर बोलते हैं। उसने कहा, क्या वो अमृता आंटी की बातें हैं? वो हंसने लगी। मैंने हैरानी से देखा और कहा कि तुम उन्हें जानती हो? उसने कहा कि जी, वो कभी कभी यहाँ पर आती हैं, सबसे छुपकर बच्चों को देखती रहती हैं। ये घर अब उसका है, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं चुप हो गया। शायद वो आई थी, शायद वो जानती थी कि मैं यहाँ पर हूँ, और शायद यही काफी है। न वो मुझसे मिली, न मैंने दोबारा कुछ मांगा, क्योंकि अब मुझ में मांगने की हिम्मत नहीं रही थी। आज मैं सिर्फ एक काम जानता हूँ, किसी मासूम के हाथ में पेंसिल थमाना, किसी अनाथ के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। और शायद यही मेरी सजा है, और यही मेरी गलतियों का पश्चाताप है। सच्चाई और इंसाफ कभी खामोश नहीं रहते, वक्त आने पर अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करता है, अंजाम में अपनी पहचान भी खो देता है। मैं आज भी इन बच्चों की सेवा में अपनी जिंदगी निछावर कर रहा हूँ, और अमृता से बहुत दूर हो चुका हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।